गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो चलिए, काफ़ी दिन से आपका क्लास डिस्टर्ब भी चल रहा है। हाँ, और कुछ जानबूझ के डिस्टर्ब किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ डिस्टर्बेंस ईश्वर के देन से आ गए। ठीक, चलते हैं हम अपने क्लास पे। और क्लास पे चलने से पहले, जैसे कि पिछले क्लास में मंडे को आपने देखा, कुछ ऐसे वार्तालाप हुए थे जो हमारे समाज के लिए क्या है, आवश्यक है। तो चलिए, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ आज के सीख को सीखते हैं। और आज सुबह आपने उठे है ना? चलो, इस 2 दिन के बीच की प्रक्रिया में क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ या कुछ बुरा हुआ? कुछ अनुभव है? अब इस चीज़ों को जानने के लिए, एनालिसिस करने के लिए क्या होता है, एनालिसिस करने का एक तरीका होता है कि आप क्या करें, रात को सोने से पहले पूरे दिन आपने क्या किया, इसको हमें क्या करना है, सोने से 10 मिनट पहले सोचना है कि आज हमने बुरा क्या किया और अच्छा क्या किया। हम बच्चे जो आप हैं, आप क्या सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई जो है बोझ है। यस या नो? पढ़ाई बोझ लगती है कि नहीं? शौक लगती है? हाँ? जिस बच्चे को शौक लगती है वो देखना क्लास का अव्वल बच्चा होता है, क्लास का टॉपर होता है, जिसको पढ़ाई शौक लगती है। और जिसको पढ़ाई बोझ लगती है वो क्लास का बैक वेंचर होता है, जिसे कहा जाए भोजपुरी में का गादाहा। लेकिन ईश्वर ने किसी को भी ना तेज बनाया और ना ही गधा बनाया, यानी कि कमजोर बनाया। जब बच्चा पैदा होता है तो एक समान होता है, सारी चीजें एक ही प्रक्रिया में होती है, लेकिन डिपेंड करता है वो बच्चा किस परिवार में पैदा होता है। और शिक्षित परिवार में पैदा हो गया तो उसका ब्रेन क्या हो गया, स्लो मोशन में हो गया। शिक्षित परिवार में हो गया तो उसका ब्रेन फास्ट मोशन में हो गया। तो ये 2 ही कंडीशन होते हैं। तीसरा कंडीशन, जब स्कूल जाता है तो उसके अध्यापक उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे आप एक पिक्चर आई थी तारे जमी पे, देखे हैं? नहीं देखे हैं? हाँ, नहीं देखे हैं? चलिए, कभी मौका मिलता है और स्मार्ट क्लास आपका बनाया जा रहा है, जो स्मार्ट क्लास होगा, ऐसे मॉक पिक्चरों को, मॉक ऐसे जो फ्यूचर बच्चे के लिए मोटिवेटेड पिक्चर हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ इतिहास हैं, जो आपको सिखाए और बताए जाएंगे। इसी के लिए आपका एक क्लास स्मार्ट क्लास के रूप में यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। चिंता मत कीजिए, आप लोग तो खुद ही लाइव रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए जो 5 में जाने वाले बच्चे हैं, जिनके पेपर होने वाले हैं, नवोदय का पेपर या सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान के पेपर देने वाले हैं, वो तो खुद ही लाइव रहेंगे। और लाइव तो आवश्यक है कि कुछ चीज़ों को जानना और सीखना। तो पहली चीज़ें आप आज के लिए यही सीखिएगा कि आपको पूरे दिन जो कार्य कर रहे हैं, रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, सोचना है कि गलती क्या किया, सही क्या किया। पढ़ाई को आप क्या करना है, सीखना है। क्योंकि देखिए, ताउम्र लोग सीखते हैं। हमने भी सीखा, इस घटना से जो कुछ सीखा आपसे साझा किया ना, कि इस घटना के द्वारा क्या क्या सीखा गया। लेकिन क्या इस घटना से जो सीखा गया, क्या वो आपके लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा? ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप इस घटना से जो कुछ सीखे, जो कुछ हमने अनुभव किया, जो कुछ पाया, वो सारी चीजें आपके साथ साझा किया। अब उसके हिसाब से आपने क्या सीखा और क्या पाया, यानी कि उतने 2 घंटे के लेक्चर में आपने क्या अनुभव किया। किसी ने सोचा कि नहीं, आज के बाद ऐसी घटना हमारे साथ क्या किसी के साथ नहीं होंगी, हम थोड़ा जागरूक बनेंगे और इस चीजों को और ज्यादा क्या करेंगे, फैलाएंगे।
क्योंकि देखिए शिक्षित व्यक्ति ही एक बेहतर समाज का और बेहतर देश का निर्माण कर सकता है, और शिक्षित नहीं। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, दो पर्दे हैं। दो पर्दे क्या हैं? एक पर्दा जो इतिहास से सीखा गया वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा पर्दा है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोनों पर्दे में कितना डिफरेंस है? ये कहने की बात नहीं है कि दोनों पर्दे में कितने डिफरेंस है, लेकिन कला किसमें कितनी थी इन दोनों ने दिखाया। इतिहास किसको लोहा माना ये दोनों ने दिखाया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर पेरा गया तो पेरा गया शिक्षित व्यक्ति। शिक्षित ने अपने ब्रेन का उपयोग नहीं किया, और आज की दशा ऐसी है कि महाकुंभ एक एग्जाम्पल रह गया है। इतने बोर्ड और सर्वे आने के पश्चात भी लोग आस्था की तरफ डुबकी लगा रहे हैं, और अगर हम शिक्षित व्यक्ति इस पे तर्क कर रहे हैं तो हम लोग क्या है? देशद्रोही हैं, सनातन के विरोधी हैं। और आप कैसे शिक्षक हो कि बच्चों को इस तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं? तो अगर दोनों लोगों को डिफरेंस जानना है तो दोनों लोगों के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। पहला डिफरेंस कि जवाहरलाल नेहरू कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इसके इतिहास को कभी पढ़ा, कभी जाना, किसी ने बताया? नहीं, कोशिश ही नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं कि हम रेलवे के डब्बे में क्या बेचते थे? चाय बेचते थे। और इधर व्यक्ति कहता है कि 1929 में हम पूर्ण स्वराज के इतिहास में एक आईना दिखा दिए कि पूर्ण स्वराज की मांग कर दी है अंग्रेजों से, और ये चाय बेचते थे। इनकी जन्म तिथि पता कीजिएगा, आजादी के बाद आए। इनका जन्म लगभग 1953-54 का है। कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं, इतिहास से आप गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। गूगल बाबा स्पष्ट बता सकते हैं कि हमारे जो अभी के विश्व गुरु हैं प्रधानमंत्री जी, इनका जन्म कब हुआ है। और उस समय के इतिहास को जब आप बेटा पढ़ोगे तो समझोगे कि उस समय के इतिहास और भारत का जो लगाव और झुकाव था किस प्रकार का था, किस प्रकार का रहा। और वो देन किसका रहा? हमारे महापुरुषों का रहा, जैसे कि विवेकानंद का रहा। इसके बाद गांधी जी रहे, उनके मार्गदर्शन पे चले जवाहरलाल नेहरू रहे, जो अभी तक के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पे कार्य किया। और एक छोटा सा एग्जांपल आप मान लो कि आप एक घर बनाते हो, एक जमीन लेते हो, घर बनाते हो, और घर बनाने के दौरान बहुत सारे ऐसे बाधाएं आती हैं, यस या नो आती है। और उस घर को ठीक ऐसे ही प्रारूप में देखो कि जब हमारा देश विभाजन हुआ उस समय हमारे प्रारूप कैसी थी, हमारे पास संसाधन कैसा था, हमारा देश किस में आता था? गरीबों के श्रेणी में आता था, गरीब देश के रूप में माना जाता था। एग्जाम्पल के रूप में आपने तो तुमने पढ़ा होगा, जाना होगा लाल बहादुर शास्त्री का, जिस समय अमेरिका गेहूं के लिए धमकी दे रहा था, जय जवान जय किसान का नारा आया। तो उस स्थिति में कैसा था हमारा देश? सबसे बड़ी चीजें आई इसमें क्या सीखने के लिए, क्योंकि जब भी कोई सीखता है बेटा तो इतिहास से सीखता है। तो इतिहास पे जोड़ दो, साइंस पे जोड़ दो, जो तुम्हें आगे तर्क शक्ति बनाएगा। ऐसे अंधभक्तियों पे ध्यान मत दो कि लोग इस तरीके से बह रहे हैं और हम भी उसी में बहते चले जाए। तो पहली चीज है इस पे। अब क्या हुआ? इतिहास हमें क्या दिखाया कि हमारा तो देश यार ऐसा था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती क्या थी उस समय की? जो भारत का विभाजन हुआ 1945 के करीब, 1945-47 के करीब जो भी विभाजन हुआ, उस समय जब कहा गया, कुछ ज्योतिषियों ने बताया, जैसे कि सुनने में आया, हमने इतिहास को उतना सही तरीके से पढ़ा नहीं, देखा नहीं, जितना तक हम सुन पाए। क्योंकि अभी इतिहास जो कुछ भी जानते हैं क्या करते हैं हम लोग? सुन पाते हैं। क्योंकि पढ़ना किसको अच्छा लगता है? पढ़ना तो किसी को अच्छा ही नहीं लगता। लगता है तो बताओ, नहीं लगता। तो जो कुछ सुना गया कि इतिहास में कि अगर जिन्ना को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो 6 महीने बाद जिन्ना एक्सपायर कर जाएंगे और भारत का टुकड़ा नहीं होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। हट था कि प्रधानमंत्री के रूप में जिन भी नेताओं और जिन महापुरुषों की सोच थी
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। और हुआ कुछ ऐसा ही कि जब भारत का विभाजन हुआ, 2 प्रधानमंत्री बने, तो जिन्ना का 6 महीने बाद देहांत भी हो गया। इतिहास के पन्ने में यही सुनने में आया है, हमने कहीं पढ़ा नहीं है, जहां तक हम सुने हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा हुआ, एक गलती तो हुई कि दो भाग भारत का बटा। उस समय भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजें बनी रही। तो ये कहां से सीखा गया? इतिहास से। गांधी जी इतना करते हुए भी नाथूराम गोडसे ने उन्हें क्या कर दिया? गोली मार दिया। कब? 30 जनवरी को। कितनी गोलियां मारी? 3 गोलियां मारी। क्यों मारी? तो विचारधाराएं हमारे समाज में 2 तरीके से हैं। एक विचारधारा है हिंदू की, एक विचारधारा है मुस्लिम की। कुछ लोग हैं संविधान को मानने वाले, कुछ लोग हैं मनुस्मृति को मानने वाले, कुछ लोग जातिवादता नहीं मानते हैं, कुछ लोग जातिवादता मानते हैं। ये हमारे इतिहास में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि अम्बेडकर क्यों लगाया जाता है। अम्बेडकर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उनके गुरु क्या थे? पंडित थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होते हुए भी उस व्यक्ति का सपोर्ट किया जिसने एक महानायक के रूप में आपका संविधान का निर्माण किया। तो समाज में नकारात्मक भी है और समाज में सकारात्मक भी है। हमें कैसा बनना है ये हम पे डिपेंड करता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने समाज का, अपने घर का, अपने देश का निर्माण कैसा करेंगे। तर्क संगत करेंगे या अतर्क संगत करेंगे। तो इतिहास को बेहतर तरीके से पढ़िए, जानिए। और आज की सीख आपके लिए यही थी। विचार कीजिएगा कि क्या राइट था, क्या रॉन्ग था। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पे। और हमारा टॉपिक था व्यंजन। ठीक है ना? व्यंजन ही था ना? हाँ, तो व्यंजनों का वर्गीकरण था, तो व्यंजन था। तो व्यंजन में हमने जो सीखा वो क्या रहा? पहला चीज कि बेटा ये बताइए कि व्यंजन किसे कहते हैं। पहली चीज है कि आपकी जो ये डिस्टरबेंस है वो स्पष्ट दिखा रही है कि गलत है। क्या है ये? पहला, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि जिसको बताना है वो अकेले खड़ा हो जाए। अगर दूसरा खड़ा हो रहा है, पहला खड़ा हो रहा है, दूसरा खड़ा हो रहा है, तो एक को बैठना पड़ेगा और स्पष्ट तरीके से जो बता रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से बताइए कि सबको समझ में आए। भेड़ तो नहीं है ना? हाँ, कमी रही हमारे शिक्षकों की, यही कमी रही कि हमारे समाज का निर्माण इस प्रकार से हुआ है कि भेड़ के तरफ जा रहे हैं, भेड़ की प्रजाति में हैं और उसी तरीके से ढल रहे हैं। भेड़ की कहानी जानते हो क्या है? एक भेड़ अगर कुएं में कूद जाए तो सारा भेड़ क्या होगी? कुएं में कूद जाएगी। ठीक ऐसी स्थिति महाकुंभ की हुई है। अब सोचो क्या राइट है या रॉन्ग है? हाँ? पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन गए हैं। केंद्र का जो रिपोर्ट आया वो साबित कर दिया कि गंगा का पानी नहाने योग्य नहीं था, वो नाले के पानी से भी गया पानी था। फिर भी लोग उसको क्या किए? खूब नहाए। अब पता नहीं आने वाले समय में कौन सी महामारी के रूप में आएगी, या ईश्वर की दैवीय शक्ति, अमृत का प्रभाव उनके ऊपर होगा और कोई बीमारियां नहीं होगी। ईश्वर यही करे कि हमारी 50-60 करोड़ की जनसंख्या सुरक्षित रहे और सेफ रहे। क्या अमृत की कोरस थोड़ा सा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा रहे और जो केंद्र का रिपोर्ट आया है वो खारिज हो जाए और ईश्वर की दया से वो बीमार ना पड़े। और बीमार से याद आया कि इसमें एक बड़ा उपयोग भी आएगा, ये क्या कहते हैं, जन औषधि की दवा। जन औषधि की दवा जो बड़े बड़े फोटो के साथ हमारे दाढ़ी वाले रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो लगी हुई है और लिखा गया है जन औषधि 50 से 60% छूट। इसकी कहानी जानते हो? एक बार एक दुर्घटना हमारे साथ में हुई थी, फिर कभी शेयर करेंगे। इस कहानी को हमने शेयर भी किया था अपने नवोदय वाले ग्रुप में, लेकिन उसका सकारात्मक हम नहीं जानते थे कि गलती कर दी है कि हम सारे वीडियो और क्लिप को सारे रिकॉर्डिंग के साथ उपलब्ध नहीं करा पाए क्योंकि वो डर था।
डर क्या था कि यार हमको कोई गलत साबित कर देगा, हमको जेल भेजवा देगा। लेकिन अब ये डर क्यों नहीं है? सोच रहे होंगे सर पहले ऐसा नहीं कहते थे, सर आज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले डर था कि यार कोई स्कूल पे आएगा, जेल में ले जाएगा, पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा, या कोई विरोधी आकर मर्डर कर देगा। ऐसी चीजें माइंड में होती रहती थी कि हर व्यक्ति के साथ होता है, और वो क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। लेकिन जब सत्य सामने आया, वो सत्य था कि क्या है कि जो आया है उसे जाना है, तो डर के क्यों जाए, लड़के ही क्यों ना जाए। तो हमारा मानना है कि हम एक शिक्षक हैं, और शिक्षक होता है समाज का आईना, हमें आईना दिखाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी सी बातें लंबी हुई है, हम अपने क्लास को लेते हुए आपकी जो बातें हैं फिर कभी ये जन औषधि वाला सिलसिला रखेंगे। ये स्थिति थी 12 सितंबर 2023 की, जो हमने फेस किया, घटा, और सारी स्थितियों को एक बार फिर कभी अगले क्लास में या अगले दिन आपके साथ साझा अवश्य करेंगे, और आप बताइएगा कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। ठीक है, तो व्यंजन को परिभाषित कर दिए। तो व्यंजन को परिभाषित करने में जैसा कि आपने पाया क्या कि स्वर के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। अभी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे पूछा जाए कि व्यंजन क्या है, स्पष्ट तरीके से नहीं बता पाते हैं। यस या नो। जब आप भी पहली बार आए थे तो आपका पहला क्वेश्चन यही हुआ होगा हमारे से कि वर्णमाला लिख के दिखाओ, और आपने क्या फेस किया? वर्णमाला लिख पाए? कितने बच्चे राइट लिख पाए? हाथ उठा दें। जो यहाँ पे पहली बार स्कूल में आए थे और जिसने हमसे फेस किया और वो वर्णमाला लिख लिया हो, कितने बच्चे लिख पाए थे? हाँ बताओ। कोई नहीं लिख पाया था ना? कि लिख पाए थे? कोई बच्चा था जो लिख पाया था, जो हमसे पहले कभी ना पढ़ा हो और अचानक हमारे सामने फेस हुआ हो, और जब उससे पूछा गया कि वर्णमाला क्या है वो बता दिया हो, जब उससे पूछा गया कि अंक क्या है वो बता दिया हो। 8 साल के लाइफ में बता रहे बेटा, अभी तक कोई भी ऐसा हमारे पास छात्र नहीं मिला, ना स्टूडेंट मिला। दोनों के शब्दों का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि दोनों ही लैंग्वेज है, और दोनों लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज कोई भी हो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा हिंदी है, जितना हमारा संस्कृत है, और जितना हमारा इंग्लिश है। जैसे कि हमारे देख लो प्रधान मुख्यमंत्री ने क्या बयान दे दिया उर्दू पे, अभी बाद में फंस गए। उर्दू क्या है? एक भाषा है, और हमारे हिंदी की जो भाषा है उसमें हमारे शब्दों में उर्दू भी सम्मिलित है। जैसा कि आप शब्दों का जो वर्गीकरण पढ़ें और या पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि शब्दों का वर्गीकरण में क्या अरबी फारसी नहीं रहा? भाषा कोई लेकर जाएगा। जब हमारा शासन व्यवस्था, हमारा भारत इतना गुलाम रहा तो उसकी भाषाओं को कैसे भेजा जाए? तो देखा जाए तो इंग्लिश भी तो हमारी भाषा है, गुलामी के कारण ही आई है ना। तो ये भाषा का जो खेल खेला जा रहा है सत्ता पक्षों के द्वारा, वो कितना सकारात्मक है। हर भाषा को हमें जानना चाहिए। जैसे कि मान लो हम हिंदी जानते हैं, आपके को डायरेक्टर क्या जानते हैं? उर्दू जानते हैं। कभी पढ़ने का प्रयास किया उर्दू को? नहीं जाने, तो आप फायदा उठाने का ही प्रयास नहीं किया। कभी कहे सर से कि सर हमको थोड़ा सा उर्दू का वर्णमाला पढ़ा दीजिए, उर्दू के कुछ शब्दों को पढ़ा दीजिए, कुछ ऐसे जानकारियां दे दीजिए कि उर्दू हमें पढ़ने आ जाए। अच्छे तरीके से रमेश सर को उर्दू पढ़ने आता है, लेकिन उसका लाभ आप लोग नहीं उठा पाते हैं। ये भाषा है, भाषा को जानना चाहिए, और एकता वही है जब हम हर भाषाओं को जाने। देख लीजिए हमारे जो पढ़े लिखे नेता थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास कितनी भाषाओं का ज्ञान था, जवाहरलाल नेहरू के पास कितने भाषाओं का ज्ञान था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कितने भाषाओं का ज्ञान था, स्वामी विवेकानंद के पास कितने भाषाओं का ज्ञान था। ये सारी चीजें, भाषा का गेम में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि अगर भाषा के गेम में फंसे तो हमारे भारत की ही 22 भाषाएं हैं।
तो कहेंगे कि अरे हम तो भोजपुरी वाले हैं। तो पता चलेगा कि हमारे केतकी सिंह विधायक के द्वारा जैसा भोजपुरी शब्दों में विधानसभा में स्पीच दिया गया उसी तरीके के स्पीच का प्रयोग करने लगेंगे। तो भाषा के क्षेत्र में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि हमारी जो भारत की भाषा राष्ट्रीयकृत भाषा है वो 22 भाषाएं हैं। तो क्या आप इसमें से 22 भाषा में से कितनी भाषा जानते हैं? 22 भाषा राष्ट्रीयकृत है ना, इसमें से कितनी भाषाओं का ज्ञान आपको पास है? तो भाषा के खेल में हमें नहीं फंसना है। जो भी भाषा है भाषा के ज्ञान को हमें जानना है, सीखना है। ठीक है, तो आप बताइए कि ये जो व्यंजन था तो व्यंजन में आपने नहीं जाना। ठीक, जैसे ही आप नर्सरी का किताब, नर्सरी का नहीं LKG UKG का किताब उठाएंगे उसमें आप पाएंगे कि क्या उसमें दिया गया है वर्णमाला और व्यंजन स्वर सबका परिभाषा, लेकिन हमारे शिक्षकों ने उचित नहीं समझा इस तरीके से उसी बेस पे पढ़ा देने का, बता देने का, बच्चे को तर्क ला देने का। क्यों? क्योंकि उनका मानना रहा कि बच्चे अभी छोटे हैं और इससे याद आता है कि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलप होता है 3 से 4 साल के एज में 90% ब्रेन का डेवलप हो जाता है। जैसा हम नहीं कह रहे हैं, साइकोलॉजिकल बाल विकास कहता है। बाल विकास कहता है कि जो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 3 से 4 साल के एज में ही हो जाता है। कितना? 90%। बचता कितना है? 10%। 10% को हम लोग क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो यहां पे एक और परिभाषा आती है कि जिसके पास मात्राएं नहीं होती। दूसरा, जिसके ऊपर मात्राएं लगाई जाती। ये किनके लिए? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। आप युवा हो गए हैं, युवा इसलिए हो गए हैं कि आप टीन एज में क्या हो गए हैं? सम्माहित हो गए हैं। जैसा कि मानना है कि हर बच्चा 10 साल 11 साल का एज में क्रॉस होने वाला है। कुछ लोग 12 साल के भी होंगे या 12 में घुसने वाले होंगे। तो ये एज बहुत ही खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और साइकोलॉजिकल इसे कहा जाता है तूफानी एज। तूफानी एज है ये जो युवा एज है ना, 10 से 12, 11 और 19 के बीच की एज जो है तूफानी एज है। सही बात करने वाला बुरा लगता है और बुरा बात करने वाला सही लगता है। समझ में आया? आज की सीख, आज का क्लासेज इतने के लिए ही है। और इस चैप्टर को आप रिवाइज करते रहिएगा। इस चैप्टर को जानबूझ के स्लो चलाया जा रहा है कि 1 महीना रह गया है और 1 महीना के पश्चात फिर कोई बच्चा नया आता है तो फिर चैप्टर को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है।